हेलो गाइस, वेलकम टू इंग्लिश एजुकेशन स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th फर्स्ट फ्लाइट से सेकंड चैप्टर के वेरी शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। और इससे पहले हम इस चैप्टर से एक्सट्रैक्ट के सभी क्वेश्चन आंसर पढ़ चुके हैं। हमने काफ़ी डिटेल में उन्हें जाना था और आज हम जानने वाले बहुत सारे क्वेश्चंस जो लॉन्ग भी होंगे, शॉर्ट भी होंगे और वेरी शॉर्ट भी होंगे, जिससे कि आपका चैप्टर बहुत ईजीली अच्छे से क्लियर होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले आप जान लें कि ये हमारा रिवीजन बैच चल रहा है। इससे पहले हम ऑलमोस्ट सभी चैप्टर्स को, सभी क्वेश्चन आंसर को कंप्लीट कर चुके हैं। यहाँ पे अपने रिवीजन बैच को हमने स्टार्ट किया है, जिससे कि आपके आने वाले एग्जामिनेशन के लिए आपको चैप्टर्स काफ़ी क्लियर हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है। वेयर डिड द सेरेमनी टुक प्लेस? Can you name any public building in India that are made of sandstone? तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो क्वेश्चन पूछा गया है चैप्टर से रिलेटेड कि जो सेरेमनी थी वो कहाँ पर हेल्ड की जा रही थी, कहाँ पर हो रही थी। और दूसरा क्वेश्चन उसी के साथ पूछा गया है कि क्या आप कुछ ऐसी बिल्डिंग्स के नाम जानते हैं इंडिया में जो सैंडस्टोन की बनी हुई हो। तो देखिए आंसर है हमारा, द सेरेमनीज टुक प्लेस इन द कैंपस ऑफ द यूनियन बिल्डिंग ऑफ प्रीटोरिया। तो देखिए प्रीटोरिया की एक जो कैंपस था उसकी यूनियन बिल्डिंग थी प्रीटोरिया की, उसके कैंपस में ये सेरेमनीज की जा रही थी। राष्ट्रपति भवन एंड रेड फोर्ट इन इंडिया आर सम ऑफ द बिल्डिंग्स मेड फ्रॉम द सैंडस्टोन्स। तो देखिए ऐसे ही कुछ एग्जाम्पल्स जैसे पूछे गए हैं कि इंडिया में कुछ ऐसी बिल्डिंग हैं, क्या आप जानते हैं उन्हें। तो देखिए यहाँ पर नाम दिया गया है राष्ट्रपति भवन का और नाम दिया गया है रेड फोर्ट का, जो कि इंडिया में है और वो सैंडस्टोन की बनी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन यू से हाउ 10 मई इज एन एटम डे इन साउथ अफ्रीका? क्या क्या आप बता सकते हैं, कह सकते हैं कि जो 10 मई था वो एक एटम डे था साउथ अफ्रीका में? देखिए द पैराग्राफ मेंशन दैट इट वाज लवली एटम, क्योंकि पैराग्राफ में दिया ही ये गया है कि वो जो दिन था वो एक लवली एटम का डे था। मोर ओवर एज साउथ अफ्रीका इज इन द साउदर्न हेमिस्फीयर सो इट इज एटम सीजन देयर। तो देखिए ये जो साउथ अफ्रीका है ये साउदर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है, इसलिए वहाँ पर एटम सीजन था तब। व्हाट आइडियल्स डज ही सेट आउट फॉर द फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका? तो देखिए ही यहाँ पर यूज़ किया गया है किसके लिए? नेल्सन मंडेला के लिए। तो देखिए व्हाट आइडियल्स डज ही सेट आउट फॉर द फ्यूचर ऑफ द साउथ अफ्रीका? तो देखिए मंडेला अपहेल्ड द आइडियल्स ऑफ पॉवर्टी एलिवेशंस एंड रिमूवल ऑफ सफरिंग ऑफ पीपल। तो देखिए मंडेला क्या चाहते थे? मंडेला जो है स्ट्रगल कर रहे थे, किस लिए कर रहे थे? कि जो लोग हैं वो गरीबी से हटें, वो गरीब ना रहें और जो उनके दुख हैं उनको किसी ना किसी तरह से हटाया जाए। ही ऑल्सो सेट एन आइडियल फॉर द सोसाइटी वेयर देयर वुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन जेंडर एंड रेशियल ऑरिजिन। तो देखिए वो चाहते क्या थे? वो उन्होंने जो एक आइडियल सेट किया था उस सोसाइटी के लिए जहाँ पर कोई भी इंसान जो है, किसी भी इंसान के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, चाहे वो जेंडर को लेकर हो, चाहे वो उनकी जाति को लेकर हो, लेकिन किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। व्हाट डज द करेज मीन टू मंडेला? मंडेला के लिए ये जो करेज है इसका क्या मतलब है? मंडेला, फॉर मंडेला करेज डज नॉट मीन द अब्सेंस ऑफ फियर बट अ विक्ट्री ओवर फियर। तो देखिए मंडेला का मानना ऐसा था कि अब्सेंस ऑफ फियर क्या है? वो करेज नहीं है, बल्कि विक्ट्री ओवर फियर क्या है? वो करेज है। यानी कि जो हमारा डर है उसके ऊपर जीत हासिल करना ही करेज कहलाता है। अकॉर्डिंग टू हिम ब्रेव मैन नीड नॉट फियरलेस बट शुड बी एबल टू कॉन्क्यूर फियर। तो देखिए उनका मानना ऐसा था कि जो ब्रेव मैन है उसे ज़रूरत नहीं है कि वो फियरलेस हो, बल्कि उसे किस चीज़ की ज़रूरत है? वो इस लायक हो कि वो डर पर जीत हासिल कर सके। विच डज मंडेला थिंक इज नेचुरल टू लव और टू हेट? तो देखिए मंडेला के अकॉर्डिंग मंडेला क्या सोचते थे कि क्या चीज़ नेचुरल है? प्यार यानी कि लव नेचुरल होता है या फिर हेट नेचुरल होती है? आपकी थिंकिंग क्या है? आप इसको कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।
तो देखिए मंडेला थिंक्स दैट ह्यूमन बीइंग इज अ नेचुरल टू लव रैदर देन हेट। तो देखिए हेट करने से नेचुरल होता है लव करना। ही बिलीव दैट इफ मैन कुड बी टॉट टू हेट देन मैन कुड बी टॉट लव इक्वली वेल। तो देखिए उनका मानना ऐसा था, अगर इंसान किसी से नफरत करना सीख सकता है तो वो क्या भी सिखा सकता है, वो किसी को प्यार करना भी सिखा सकता है। और ये तो नेचुरली होता है कि इंसान जो हेट होती है ना, उसे वो नेचुरली नहीं होती है, वो धीरे धीरे बनती है, ठीक है। लेकिन जो लव होता है वो नेचुरल होता है। व्हाट डज मंडेला मीन when he says he is simply the sum of all those African patriots who had gone before him? देखिए वो जो देशभक्त जा चुके थे उनके बारे में जो मंडेला थे, उनका विचार क्या था, और वो उन पैट्रोइट्स की बात करती हैं जो कि उनसे पहले जा चुके हैं, ठीक है। तो इनसे उसका क्या मतलब था? एज मंडेला वाज कैरिंग फॉरवर्ड द बैटन ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल, जैसे ही जो मंडेला थे वो स्ट्रगल के लिए फाइट कर रहे थे, ये सभी हम जानते हैं। ही वॉज ऑल्सो कैरिंग द लेगेसी ऑफ लीडर ऑफ द अर्लियर ईयर्स। तो देखिए जो पहले के जो लीडर्स थे वो उन्हीं की बिल्कुल लेगेसी को फॉलो भी कर रहे थे। इन द बैटन रेस द न्यू रनर सिंपली कैरीज फॉरवर्ड द वर्क डन बाय हिज प्रोसेसर। तो देखिए उनका उनका ये था कि जो उनके पूर्वज थे या पहले जो देशभक्त थे, जो काम वो कर रहे थे उसे ही उन्हें आगे बढ़ाना था। दिस इज व्हाट नेल्सन मंडेला वाज डूइंग, और ऐसा ही नेल्सन मंडेला जो है कर भी रहे थे। दैट इज व्हाट ही सेज ट्राइंग टू कन्वे, ठीक है, और यही वो कन्वे करने की कोशिश करते भी है। What promise does Mandela make in the beginning of opening of his oath-taking speech? तो देखिए क्वेश्चन पूछा गया है व्हाट प्रॉमिस, क्या प्रॉमिस मंडेला क्या प्रॉमिस करते हैं मंडेला शुरुआत में जबकि वो शपथ ले रहे होते हैं। अपनी स्पीच के दौरान स्टार्टिंग में वो क्या कहते हैं? इन द ओपनिंग ऑफ द स्पीच, जब वो स्पीच शुरुआत करते हैं उसकी शुरुआत में ही मंडेला thanks all the international leaders and guests as he calls it an occasion of joy and victory of justice। तो देखिए सबसे पहले जो मंडेला होते हैं, जितने भी इंटरनेशनल लीडर्स और गेस्ट आए हुए थे उन्हें थैंक्स बोलते हैं, क्योंकि वो इस खुशी के मौके पर और जो जीत थी जस्टिस के लिए उस पर वो वहाँ पर आए थे। ही प्रोमिसेस दैट द कंट्री शैल नॉट अगेन एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन मैन बाय अनदर। और वो वादा करते हैं कि ये जो कंट्री है ना, जो हमारा जो कंट्री है, काफ़ी दिनों से ये भेदभाव झेलता चला आ रहा है, ऑपरेशन जो है झेलता चला आ रहा है। आगे कभी भी ये देश जो है इस चीज़ को अनुभव नहीं करेगा, यानी कि कोई भी इंसान दूसरे इंसान पर अपनी इच्छाओं को नहीं थोपेगा और ना ही उनके अधिकारों का हनन करेगा। व्हाट डिड मंडेला रियलाइज अबाउट हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर्स? तो देखिए मंडेला क्या रियलाइज़ करते हैं अपने भाइयों और बहनों के लिए। मंडेला रियलाइज दैट हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर वर नॉट फ्री। वो रियलाइज़ करते हैं कि उनके जो ब्रदर हैं सिस्टर हैं वो स्वतंत्र नहीं है अपनी खुद की कंट्री में, ड्यू टू दियर कलर। और कारण क्या है कि वो अपने कलर की वजह से, क्योंकि वो काले हैं इसलिए वो अपनी ही कंट्री में फ्री नहीं है। द फ्रीडम ऑफ एवरी वन इन हिज सोसाइटी वाज कर्टल। तो देखिए उन्हें पता चला कि हर एक की फ्रीडम को उनकी ही सोसाइटी में छीन लिया गया है, कम कर दिया गया है। ही joined द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस एंड फाउट फॉर द फ्रीडम ऑफ हिज इंटायर रेस। और देखिए उन्होंने फिर क्या किया, उन्होंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया और वो अपनी जाति के यानी कि अपने ही जैसे लोगों के लिए फ्रीडम के लिए उन्होंने लड़ना शुरू कर दिया। वाई वाज नेल्सन मंडेला चेंज इनटू अ बोल्ड मैन? क्यों नेल्सन मंडेला एक बोल्ड बहादुर इंसान में बदल गए? नेल्सन मंडेला वाज चेंज इनटू बोल्ड मैन ड्यू टू हिज डिज़ायर ऑफ द फ्रीडम फॉर हिज कंट्री एंड हिज कंट्री मैन। तो देखिए नेल्सन मंडेला जो है वो चेंज हो गए एक बोल्ड मैन में, क्योंकि उनकी इच्छा थी और फ्रीडम चाहते थे वो अपनी कंट्री के लिए और अपनी कंट्री के लोगों के लिए। He wanted to live a life dignity with dignity as he could not enjoy the limited freedom। ठीक है, वो चाहते क्या थे? वो ऐसा जीवन जीना चाहते थे जो सम्मान से भरा हो और वो enjoy करना चाहते हैं
चाहते थे अपनी फ्रीडम को, जो लिमिटेड कर दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन एंड हाउ डिड मंडेला हंगर फॉर हिज ऑन फ्रीडम बिकम द ग्रेटर हंगर फॉर द फ्रीडम ऑफ हिज पीपल। तो देखिए कब और कैसे नेल्सन मंडेला की जो हंगर थी अपनी खुद की फ्रीडम से, फ्रीडम के लिए, वो ग्रेटर हंगर बन गई। किन की फ्रीडम के लिए? अपने लोगों के फ्रीडम के लिए। मतलब वो पहले उनकी खुद की फ्रीडम चाहते थे और फिर किस तरह से वही जो हंगर थी उनकी फ्रीडम की, वो अपने लोगों के लिए कैसे बदली। देखिए, नेल्सन मंडेला रियलाइज दैट नॉट ओनली वाज ही नॉट फ्री, वो अब नेल्सन मंडेला को रियलाइज़ हुआ कि केवल वही ऐसे नहीं है जो फ्री नहीं है, बट ऑल्सो हिज पीपल वर नॉट फ्री। उन्हें रियलाइज़ हुआ कि उसके देश के जो लोग हैं वो भी स्वतंत्र नहीं हैं। व्हेन ही जॉइन द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, हिज हंगर फॉर हिज ओन फ्रीडम बिकम द ग्रेटर हंगर फॉर द फ्रीडम ऑफ हिज पीपल। जब उन्होंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया तो उनकी जो खुद की फ्रीडम के लिए हंगर थी वो और भी ग्रेटर हो गई, और वो जो हंगर है वो चेंज हो गई फ्रीडम ऑफ हिज पीपल, यानी कि अपने देश के लोगों के लिए अब वो फ्रीडम चाहने लगे थे। तो ये तो थे हमारे वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर को जानेंगे और बहुत सारे आपके लिए हम लेकर आए हैं लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। लगभग 10 क्वेश्चन हम लेकर आए हैं, जिससे आपका पूरा चैप्टर भी कवर हो जाएगा। साथ में आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दी जाएगी। अगर आपको ज़रूरत है, नीड है, तो आप उन्हें लिख के भी रख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, हाउ वाज द साइट लाइक द रेनबो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड नेशन। तो देखिए किस तरह से जो दृश्य था वो रेनबो गैदरिंग की तरह लग रहा था, क्योंकि उसमें अलग अलग कलर थे, अलग अलग नेशन थे। किस तरह से, कैसे लग रहा था वो? द एंड ऑफ द अपार्थीड रिजीम वाज अ कॉमन विक्ट्री फॉर पीस, जस्टिस एंड ह्यूमन डिग्निटी। तो देखिए उन्होंने जो जीत हासिल की थी, जो पॉलिसी चलती चली आ रही थी कि भाई इनके अंदर फूट डालो और राज करो, वो जो नीति चलती चली आ रही थी, अब उसका एंड हो गया था और उन्हें जीत हासिल हो गई थी। उन्हें शांति के लिए, जस्टिस के लिए और हर एक इंसान के सम्मान के लिए, लीडर एंड डिग्नेटरीज ऑफ ऑल नेशन, representative of their colors, race and religion had gathered there to celebrate that victory। तो देखिए हर एक, मतलब इंटरनेशनल लीडर वहाँ पर इकट्ठा हुए थे, बहुत सारे सम्मानजनक लोग जो है वहाँ पर इकट्ठा हुए थे, और उनके अलग अलग कलर थे, अलग अलग जाति थी, अलग अलग धर्म थे, और वो सभी जो है इस विक्ट्री को सेलिब्रेट करने के लिए वहाँ पर इकट्ठा हुए थे। सो द साइट रिप्रेजेंट ए रेनबो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड नेशन। तो इसलिए जो साइट था वो बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ पर रेनबो गैदरिंग हुई है, उसमें अलग अलग कलर के, अलग अलग नेशन के लोग इकट्ठा हुए थे। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि अलग अलग देश में जो पहनावा होता है वो अलग अलग होता है, जो उनके झंडे होते हैं वो भी अलग अलग होते हैं। तो वो सभी चीज़ें वहाँ पर देखने के लिए मिल रही थी, यानी कि हर तरह का कल्चर वहाँ पर देखने के लिए मिल रहा था, इसीलिए रेनबो गैदरिंग की तरह वो नज़र आ रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, what was born out of experience of an extraordinary human disaster, why should humanity be proud of it। तो देखिए, what was born out experience of the extraordinary human disaster। एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर इसलिए कहा गया है कि जो लोग थे उन पे मानवता बिल्कुल नहीं दिखाई जाती थी, उनके साथ भेदभाव किया जाता था, उनका हनन किया जाता था। तो देखिए इसीलिए इसे ह्यूमन डिजास्टर का नाम दिया गया, और एक्सपीरियंस के बारे में पूछा गया है कि किस तरह था। और ठीक है, और इसमें पूछा गया है व्हाई शुड ह्यूमैनिटी बी प्राउड ऑफ इट, किस तरह से जो ह्यूमैनिटी है वो प्राउडी हो सकती है। देखिए, The apartheid, the apartheid regime was an extraordinary human disaster for the black of South Africa। तो देखिए ये बात तो हमें चैप्टर पढ़ते पढ़ते पता चल गई है कि जो उनकी पॉलिसी थी, अपार्थीड जो रिजीम थी, वो क्या करते थे, वो एक डिज़ास्टर की तरह ह्यूमन, मतलब जितने भी वहाँ पर इंसान थे उनके लिए वो एक डिज़ास्टर की तरह थे। जो ब्लैक्स थे यानी कि काले लोग थे साउथ अफ्रीका के, एंड द एंड ऑफ द अपार्थीड laid down the foundation of non-racial democratic regime in साउथ अफ्रीका। तो देखिए अब ये जो अपार्थीड वाला सिस्टम था ये तो ख़त्म हो गया था, और जो गवर्नमेंट थी वो डेमोक्रेटिक हो गई थी साउथ अफ्रीका में। दिस गवर्नमेंट बेस्ड ऑन ह्यूमन इक्वालिटी एंड डिग्निटी वुड बी एन आइडियल ऑफ वन ऑफ विच ऑल ह्यूमैनिटी वुड बी प्राउड। तो देखिए जो गवर्नमेंट थी
वो कैसी थी कि हर एक इंसान के साथ जो है एक समान व्यवहार किया जाएगा, सबको सम्मान मिलेगा, और यही आइडियल जो है, यही सारी चीज़ें जो है प्राउड करने की थी। ठीक है, आगे क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट आर द ट्विन ऑब्लिगेशन ऑफ एवरी मैन हैज़ इन लाइफ। कौन से दो कर्तव्य हैं जो हर एक इंसान के जीवन में होते हैं। मंडेला थिंक्स दैट एवरी मैन हैज़ ट्विन ऑब्लिगेशन इन लाइफ। मंडेला का ऐसा मानना था कि हर एक इंसान के दो कर्तव्य होते हैं उसके जीवन में। फर्स्ट इज हिज ऑब्लिगेशन टू हिज फैमिली। पहले ही जो उसकी ऑब्लिगेशन होती है, उसके कर्तव्य होते हैं, अपने परिवार के लिए होते हैं। टू हिज पेरेंट्स, जो परिवार में कौन कौन लोग होते हैं, उसके पेरेंट्स होते हैं, उसकी वाइफ होती है और उसके बच्चे होते हैं। पहला कर्तव्य उनके लिए है। द सेकेंड ड्यूटी इज हिज ड्यूटी टू द पीपल, हिज कम्युनिटी एंड कंट्री। और उनका मानना था कि उनका जो दूसरा कर्तव्य होता है वो अपने लोगों के लिए, अपने लोगों मतलब अपनी सोसाइटी के लोग, अपनी कम्युनिटी के लोग और अपनी कंट्री के लोगों के लिए होता है। ईच मैन हैज़ टू फुलफिल दीज टू ऑब्लिगेशंस अकॉर्डिंग टू हिज पोजीशन एंड एबिलिटीज़। और उनका ऐसा भी मानना था कि हर एक इंसान को ये जो दो ऑब्लिगेशंस होती हैं उन्हें पूरा करना चाहिए, जैसी उसकी स्थिति है और जैसी उसके अंदर एबिलिटीज़ है उसी के अकॉर्डिंग वो उन्हें पूरा करना चाहिए। What animated Mandela's life and transformed a frightened man, frightened young lawyer into a bold criminal। ये इसी तरह का क्वेश्चन हम पहले भी पढ़ चुके हैं वेरी शॉर्ट में। तो देखिए पूछा गया है किस तरह से जो नेल्सन मंडेला थे उनकी लाइफ चेंज हो गई। ठीक है, वो पहले बड़े बहुत ही डरे हुए से यंग लॉयर हुआ करते थे, बाद में वो एक बोल्ड क्रिमिनल की तरह सामने आते हैं। It was a desire for the freedom of his people to live their lives with dignity and self-respect and animated his life। तो देखिए अब उनकी जो डिज़ायर थी वो किसके लिए थी, वो फ्रीडम के लिए थी। और किन लोगों के लिए, उनके जो लोग थे यानी कि उनके जो समुदाय, कम्युनिटी और कंट्री के लोग थे उनके लिए वो चाहते थे कि उन्हें फ्रीडम मिले और वो सम्मान से अपना जीवन जिए और सेल्फ रेस्पेक्ट हो। यही चीज़ें जो है उनके जीवन को बदल देती हैं। इट ट्रांसफॉर्म द फ्राइटेंड मैन यंग मैन इनटू अ बोल्ड वन। और यही चीज़ जो है एक डरे हुए यंग मैन से उसे एक बोल्ड मैन में चेंज करती हैं। इट ड्रॉ अ लो अ बाइंडिंग अटॉर्नी टू बी अ क्रिमिनल। ठीक है, और देखिए यही ये जो लॉ बाइंडिंग थी ना, यानी कि जो गवर्नमेंट थी वो गोरे लोगों की थी और बहुत सारे जो कानून नियम थे वो काले लोगों पर लगा दिए गए थे, और यही चीज़ें जो हैं उन्हें एक क्रिमिनल में चेंज कर देती हैं। इट टर्न अ फैमिली लविंग हस्बैंड टू लिव लाइक ए मॉन्क। तो देखिए वो एक फैमिली लविंग हस्बैंड थे, और ये सारी चीज़ें जो हमने अभी ऊपर पढ़ी हैं ये इन्हें मोंक में चेंज कर देती है। वो ऐसा जीवन जीने लगते हैं, यानी कि एकाकी जीवन उन्होंने जीना शुरू कर दिया था, अपनी फैमिली से अलग वो रहने लगे थे। व्हाट डज मंडेला थैंक द इंटरनेशनल लीडर फॉर। तो देखिए किस लिए नेल्सन मंडेला जो है इंटरनेशनल लीडर को थैंक करते हैं, क्या कारण था। ड्यूरिंग अपार्थीड इरा मीन्स होता है युग। तो देखिए ये जो अपार्थीड युग चल रहा था, इरा चल रहा था, मैनी कंट्रीज हैड सर्व्ड डिप्लोमेटिक ties with South Africa. On that day, dignitaries of the most of the countries were present to attend the swearing in ceremony। तो देखिए ये जो अपार्थीड इरा चल रहा था काफ़ी दिनों से, बहुत सारी कंट्रीज़ में, ऐसा नहीं है किसी एक कंट्री में था, बहुत सारी कंट्रीज़ में था और ऐसा ही साउथ अफ्रीका में भी था। अब उस दिन, जिस दिन शपथ समारोह हुआ, उस दिन बहुत सारे डिग्नेटरीज जो हैं बहुत सी कंट्रीज़ से वहाँ पर आए हुए थे, वो वहाँ पर प्रेजेंट थे और वो जो है अटेंड कर रहे थे उस स्वेरिंग सेरेमनी को, उस समारोह को वो अटेंड कर रहे थे। दिस वाज द गस्चर ऑफ द इंटरनेशनल रिकॉग्नाइजेशन टू द न्यूली बॉर्न फ्री नेशन। ठीक है, और ये एक संकेत था, ये एक संकेत दिया जा रहा था कि एक न्यूली बोर्न फ्री नेशन बनने जा रहा है। नेल्सन मंडेला वाज थैंकिंग दैम फॉर दिस रिकॉग्नाइजेशन। और वो जो वहाँ पर लोग पहुँचे हुए थे ना वहाँ पर सम्मान देने के लिए, और इसी के लिए नेल्सन मंडेला जो है उन्हें धन्यवाद करते हैं। व्हाट डू द मिलिट्री जनरल डू। मिलिट्री जनरल क्या करते हैं,
हाउ हैज़ दियर एटीट्यूड चेंज एंड वाई, उनका एटीट्यूड किस तरह से बदल गया था और क्यों बदल गया था। द मिलिट्री जनरल सल्यूट नेल्सन मंडेला, वो नेल्सन मंडेला को सल्यूट करते हैं। एटीट्यूड इसलिए चेंज बताया जा रहा है क्योंकि पहले वही उन्हें अरेस्ट करते हैं। Nelson Mandela, the change in their attitude was because of struggle and sacrifice put in by many heroes of South Africa. Attitude इसलिए चेंज था क्योंकि बहुत सारे हीरोज थे साउथ अफ्रीका के जिन्होंने काफ़ी ज़्यादा सेक्रीफाइस भी किया था, मतलब बलिदान किया था और संघर्ष किया था साउथ अफ्रीका को चेंज करने के लिए, उनकी उसकी गवर्नमेंट को चेंज करने के लिए। This struggle not only ensured the freedom of South Africa but also brought a change of mindset for many. तो देखिए ये जो स्ट्रगल था ये केवल साउथ अफ्रीका की फ्रीडम को लेकर ही नहीं था, लेकिन बल्कि ये क्या था, बहुत लोगों का जो माइंड था ना उसको भी उन्होंने बदल कर रख दिया था। एज नेल्सन मंडेला बिलीव दैट लाइक हेट लव कैन आल्सो बी टॉट एंड a man being is naturally ओरिएंटेड टुवर्ड्स लव रेदर देन हेट। तो देखिए उनका मानना था, जो नेल्सन मंडेला है उनका विश्वास ऐसा था कि जो लव होता है वो आसानी से लोगों को सिखाया पढ़ाया जा सकता है, ठीक है, और जो लव होता है वो नेचुरली होता है, हेट से ज़्यादा नेचुरली लव होता है। उनका मानना ये था, मतलब हेट जो है घृणा करना तो हम लोगों को सिखाते हैं, बट जो लव होता है वो नेचुरली होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई वर टू नेशनल एंथम संग, दो नेशनल एंथम क्यों गाए गए। देखिए द रेंडिशन ऑफ नेशनल एंथम फ्रॉम द ओल्ड रिपब्लिक एज वेल एज न्यू रिपब्लिक वाज साइन ऑफ द प्लेस ऑफ दोज हु वर लाइंग द फाउंडेशन ऑफ अ न्यू नेशन। अब न्यू नेशन बनने जा रहा था, इसलिए तो नया नेशनल सॉन्ग जो है नेशनल एंथम गाया गया था। एज इट वाज द प्लेस टू build a society devoid of any type of discrimination, so the old republic song was also sung to show the solidarity with white people and to show that it will be a truly multicultural and equal society। तो देखिए ये जो दोनों नेशनल एंथम गाए गए ये इसलिए गाए गए, एक तो नया नेशन बनने वाला था, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है आने वाली थी उसकी नींव रखी गई थी, और उसमें ये शो किया जा रहा था, ये शपथ ली जा रही थी कि जो हमारी नई सोसाइटी आने वाली है उसमें किसी के साथ भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। और जो ओल्ड रिपब्लिक सॉन्ग गाया जा रहा था उसमें ये शो किया जा रहा था कि जो वाइट पीपल हैं, गोरे लोग हैं, ठीक है, और यहाँ पर उनके साथ मिलकर जो ट्रूली मल्टीकल्चर है वो यहाँ पे लागू किया जाएगा, और सभी के लिए जो सोसाइटी है, सोसाइटी में जो राइट्स हैं वो सभी इक्वल होंगे। How does Mandela describe the system of government in his country in the first decade and in the final decade of 20th century? तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट डिकेड की बात की गई है और फाइनल डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी की बात कही गई है, तो किस तरह से नेल्सन मंडेला इन दोनों को डिस्क्राइब करते हैं। देखिए इन द फर्स्ट डिकेड आफ्टर द एंग्लो बोर वॉर इट वाज द birth of the oppressive regime with which created a system of deprive the black people of even basic human rights। तो देखिए यहाँ पर बताया गया है जो हमारा फर्स्ट डिकेड था उसमें वो कब हुआ, कब की बात है ये, जब एंग्लो बोर वॉर था उसका एंड हुआ, ठीक है, और यहाँ पर बर्थ हुआ, यहाँ पर जन्म हुआ किसका, ओप्रेसिव रिजीम का, ऐसे शासन का जहाँ पर सबका हनन किया जा रहा है, सबको दमन किया जा रहा है, ठीक है, which created a system to deprive the black people of even basis human right। तो देखिए यहाँ पर जो काले लोग थे उन्हें जो है बहुत सारे राइट से हटाया, उनके राइट जो है हनन कर लिए जा रहे थे, उनके जो अधिकार थे उन्हें नहीं दिए जा रहे थे। किन लोगों के, जो लोग काले थे, क्योंकि यहाँ पर वाइट सुपरमेसी थी, यहाँ पर जो सरकार थी वो गोरे लोगों की थी, इसलिए जो काले लोग थे उन्हें हर तरह के अधिकार नहीं दिए जा रहे थे। इन द फाइनल डिकेड, अब फाइनल डिकेड में क्या हो रहा था ये हम देखते हैं, और ये 20th सेंचुरी की बात है। द सिस्टम डेवलप्ड अ स्ट्रॉन्ग पैटर्न ऑफ इवन इग्नोरिंग द सेक्रीफाइस मेड बाय सो मैनी ग्रेट लीडर्स ऑफ साउथ अफ्रीका। अब साउथ अफ्रीका के बहुत सारे लीडर्स ऐसे थे
जो सेक्रीफाइस कर रहे थे, ये सारी चीज़ें जो है हटाना चाह रहे थे, इन्हें इग्नोर किया जा रहा था। इट वाज एज इफ ब्लैक नेवर एग्जिस्टेड फॉर द अपार्थाइड रिजाइम। ठीक है, तो देखिए कोई भी जो ये ब्लैक काले लोग थे, ये किसी भी अस्तित्व, इनका कोई भी अस्तित्व नहीं था इस अपार्थाइड रिजीम में। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है फर्स्ट डिकेड में तो शो करती हैं कि किस तरह से उनका हनन किया जा रहा था, उनके राइट्स जो है छीन लिए जा रहे थे। और जो लास्ट का जो डिकेड था साउथ अफ्रीका में, जो सेक्रीफाइस किए जा रहे थे, उन्हें कोई भी ध्यान नहीं दिया जा रहा था। और जो लीडर्स थे, ब्लैक काले लोग थे, उनकी रिजीम में, अपार्थाइड रिजीम में कोई भी अस्तित्व उनका नहीं था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड सच अ लार्ज नंबर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स अटेंड द इनॉग्रेशन। क्यों इतने बड़े पैमाने में जो इंटरनेशनल लीडर्स थे वो इनॉग्रेशन को क्यों अटेंड कर रहे थे। व्हाट डिड इट सिग्निफाइज द ट्रिम्प ऑफ। ठीक है, इसका क्या महत्व था। ये देखिए, द presence ऑफ लार्ज नंबर ऑफ इंटरनेशनल लीडर वाज अ gesture ऑफ solidarity फ्रॉम इंटरनेशनल कम्युनिटी टू द आइडियाज ऑफ द एंड ऑफ अपार्थाइड। तो देखिए ये इशारा था, एक संकेत था कि ये जो हमारा अपार्थाइड सिस्टम चल रहा है इसका अंत हो गया। इट सिग्निफाइज द ट्रिम्प ऑफ गुड ओवर इवल्स। और ये जो है ये दर्शा रहा था कि जीत हुई है बुराई के ऊपर अच्छाई की। द ट्रिम्प ऑफ आइडियाज ऑफ द टॉलरेंट सोसाइटी विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, और वो ये दर्शा रहा था कि जीत जो है होकर एक ऐसी सोसाइटी बनने वाली है जिसमें कोई भी भेदभाव किन्हीं भी लोगों के साथ, चाहे वो किसी भी सोसाइटी से बिलोंग करते हैं, किसी भी कलर के हैं, किसी भी जाति के हैं, उनके साथ कोई भी भेदभाव अब नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट would you agree that the depth of oppression created height of character? How does Mandela illustrate this? Can you add your example to this arrangement? ये क्वेश्चन आप खुद से करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा, आप खुद से इसे समझेंगे। देखिए काफ़ी इजी है, बीच बीच में से कुछ क्वेश्चंस ऐसे देते रहेंगे जिन्हें आप इजीली कर पाएंगे। देखिए ये चीज़ें आप नॉर्मली भी समझ सकते हैं, अपनी कंट्री का भी एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। ठीक है, तो वो इसमें पूछा गया है कि क्या आप इस चीज़ को लेकर सहमत हैं कि जो डेप्थ्स ऑफ ऑपरेशन है वो क्या क्रिएट करता है, हाइट्स ऑफ कैरेक्टर का। मतलब ये जो हीरोज़ बनते हैं, जैसे कि हमारे भी देश के बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स हैं, वो कैसे बने होंगे, क्यों उन्होंने स्ट्रगल करना शुरू किया होगा। ठीक है, तो क्या चीज़ें ये रिप्रेजेंट करती हैं, ये चैप्टर इस क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है। आप खुद से इसे करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट है, हाउ डिड मंडेलाज अंडरस्टैंडिंग ऑफ फ्रीडम चेंज विद द एज एंड एक्सपीरियंस। किस तरह से मंडेला की जो अंडरस्टैंडिंग थी फ्रीडम को लेकर वो चेंज होती गई एज के साथ और एक्सपीरियंस के साथ। देखिए, ड्यूरिंग यंग एज फ्रीडम फॉर मंडेला मीन अ फ्रीडम ऑन अ पर्सनल लेवल। तो देखिए जब मंडेला एक यंग एज में थे तो फ्रीडम केवल उन्हें पर्सनल लेवल पर दिखाई देती थी। उन्हें लगता था कि मुझे खुद को फ्रीडम नहीं मिल पा रही है, जैसे कि छोटे बच्चों की सोच होती है एक, ठीक है, वो अपने तक ही सीमित रहते हैं। द फ्रीडम टू रेज अ फैमिली, मतलब उन्हें फ्रीडम किस लिए चाहिए थी कि वो एक अपना परिवार बना सकें। एंड द फ्रीडम टू अर्न अ लिवलीहुड, अपनी जीविका को वो अर्न कर सके। आफ्टर गेनिंग एक्सपीरियंस द फ्रीडम मीन्ट अ लोट मोर टू नेल्सन मंडेला। लेकिन जैसे जैसे उन्हें एक्सपीरियंस होता गया तो उनके लिए फ्रीडम का मायना जो है वो बदल जाता है, उसका मीनिंग एकदम से बदल जाता है। ही वॉन्टेड फ्रीडम फॉर एवरीबडी, अब वो हर एक के लिए, मतलब अपनी कंट्री के लोगों के लिए वो फ्रीडम चाहते हैं। फ्रीडम फॉर फियर फ्रॉम फियर एंड प्रेजुडाइज, तो देखिए जो भेदभाव हो रहा था, जो डर था लोगों को, उसके लिए उन्हें फ्रीडम चाहिए थी। मतलब कोई भी इंसान कहीं पे जाते हुए डरे नहीं, किसी के साथ कोई भेदभाव ना हो, इसके लिए अब उन्हें फ्रीडम चाहिए थी। एज एंड एक्सपीरियंस मेड हिज रिस्पेक्टिव वाइडर। ठीक है, अब जो एज था और एक्सपीरियंस था उसका मायना जो है, फ्रीडम का जो मीनिंग था उसके लिए वो वाइडर हो गया था। मतलब अपने तक ही वो सीमित नहीं था, अब वो दूसरे लोगों के लिए भी फ्रीडम चाहते थे। हाउ डिड मंडेलाज हंगर फॉर फ्रीडम चेंज हिज लाइफ, किस तरह से जो हंगर ऑफ फ्रीडम थी वो मंडेला की लाइफ को चेंज करते। हमने ऊपर भी पढ़ा था कि वो जो है पहले पर्सनल लेवल तक उनकी
थिंकिंग थी कि उन्हें फ्रीडम नहीं मिल रही है, लेकिन धीरे धीरे उनकी जो थिंकिंग है एक्सपीरियंस के साथ साथ वो बदल जाती है और वो रिबेल बन जाते हैं, ठीक है। और वो उन लोगों को भी याद करते हैं जिन्होंने काफ़ी ज़्यादा सेक्रीफाइस किए हैं, अपने कंफर्ट को छोड़ा है अपने देश को आज़ाद कराने के लिए। ये सारी चीज़ें वो सोचते हैं। चलो हम इसको पढ़ ही लेते हैं। देखिए थोड़ा यहाँ पर एक्सटेंड करके दिया हुआ है। स्लोली नेल्सन मंडेला's hunger for freedom turned from that on a personal level to a border mass level। देखिए अब जो नेल्सन मंडेला थे उनकी जो हंगर थी फ्रीडम को लेकर, अब वो पर्सनल लेवल से चेंज हो जाती है और बॉर्डर मास लेवल तक पहुंच जाती है, यानी कि अब वो सब लोगों के बारे में सोचने लगे थे। दिस चेंज द फियर फुल मैन टू फियरलेस रिबेल। तो देखिए अभी वो डरे हुए एक इंसान थे, अपनी फैमिली तक ही वो सीमित रहना चाहते थे, लेकिन अब वो विद्रोही हो जाते हैं। ही सेक्रीफाइस्ड द कंफर्ट्स एंड द सेटल्ड फैमिली लाइफ टू फाइट फॉर द ग्रेटर कॉज। तो देखिए अभी क्या होता है, वो बहुत ज़्यादा बलिदान करते हैं, अपने कंफर्ट्स को छोड़ देते हैं, अपनी फैमिली को छोड़ देते हैं और वो स्ट्रगल करना शुरू कर देते हैं। द प्रेजेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स वाज अ गस्चर ऑफ सॉलिडेरिटी फ्रॉम इंटरनेशनल कम्युनिटी। यहाँ पर कुछ और क्वेश्चन भी जुड़ा हुआ है क्या? टू द आइडिया ऑफ द एंड ऑफ अपार्थीड इट सिग्निफाइज द, ये दूसरे क्वेश्चन का है, यहाँ पर इसका कोई मीनिंग इसमें नहीं है, ठीक है, ये थोड़ा गलत दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पर हमें पता चलता है कि जो नेल्सन मंडेला हैं उनकी जो हंगर थी फ्रीडम को लेके, वो धीरे धीरे पर्सनल लेवल से एक बॉर्डर मास लेवल तक पहुँच जाती है और वो एक रिबेल बन जाते हैं, अपने कंफर्ट को छोड़ देते हैं, बलिदान करते हैं, अपने परिवार को छोड़ देते हैं। और उसका एक बहुत बड़ा कारण होता है कि वो लोगों के लिए फ्रीडम चाहते हैं। वाई डिड इनॉग्रेशन सेरेमनी take place in the amphitheater formed by the Union Building in Pretoria। तो देखिए इस बिल्डिंग में जो इनोग्रेशन सेरेमनी है वो क्यों क्यों वहाँ पर हेल्ड की गई। इट वॉज द फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट टेकिंग ओथ इन द साउथ अफ्रीका। कारण था कि जो पहली डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट थी वो शपथ लेने जा रही थी साउथ अफ्रीका में। द सेरेमनी वॉज अटेंडेड बाई द डिग्नेटरीज फ्रॉम मोर देन 140 countries around the world and thousands of people of South Africa of all the races to make the day memorable। तो देखिए कारण था क्योंकि वहाँ पर 140 देश के जो लीडर्स थे वो भी वहाँ पर आ रहे थे, हजारों लोग थे साउथ अफ्रीका के और हर एक जाति से वो बिलोंग करते थे और वो इस दिन को मेमोरेबल बनाना चाहते थे। सो इट टुक प्लेस इन द एम्पी थिएटर फॉर्म्ड बाय द यूनियन बिल्डिंग इन प्रिटोरिया, ठीक है। इसीलिए ये जो है एम्पी थिएटर के अंदर ये सेरेमनी रखी गई जो यूनियन बिल्डिंग इन प्रिटोरिया थी, ठीक है। आगे देखते हैं। At the beginning of the speech, Mandela mentioned an extraordinary human disaster। तो देखिए स्पीच की जब बिगनिंग होती है तो एक बात कहते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर कहकर बुलाते हैं। व्हाट डज मीन बाय दिस, इसका मतलब क्या है। व्हाट इज़ द ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट, ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट क्या थी। ही स्पीक ऑफ एट द एंड, जिसे वो एंड में कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर स्टार्टिंग के बारे में पूछा गया और एंड के बारे में भी पूछा गया है। द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर वाज अ प्रैक्टिस ऑफ अपार्थीड इन साउथ अफ्रीका फॉर द लॉन्ग टाइम। तो देखिए काफ़ी समय से जो अपार्थीड रिजीम था वो चलता चला आ रहा था, इसलिए इसे वो ह्यूमन डिजास्टर कह के बुलाते हैं। ड्यूरिंग अपार्थीड रिजीम देयर वाज रेशियल सेग्रेशन बेस्ड ऑन द स्किन कलर ऑफ द पीपल। और सेग्रेशन हो रहा था बहुत बड़े पैमाने पर, जो जाति थी, रंग था, इनको लेकर, ठीक है। बहुत बड़ा जो सेग्रेशन था वो देखने के लिए मिला था, मतलब लोगों को जो है अधिकार नहीं दिए जाते थे, उनका हनन किया जाता था, उन्हें लोअर कास्ट माना जाता था, बहुत सारी चीज़ें जो है देखने के लिए मिल रही थी। ब्लैक पीपल डिड नॉट हैव प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, मतलब उन्हें जो प्रॉपर राइट है वो नहीं मिल पा रहे थे, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट भी नहीं उन्हें मिल पा रहे थे। दे वर कंसिडर्ड एज इंफीरियर, उन्हें इंफीरियर की तरह देखा जाता था। द एंड ऑफ द अपार्थीड रिजीम एंड द बिगनिंग ऑफ ए मोर
टॉलरेंट सोसाइटी वाज द ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट। ठीक है, तो देखिए जो एंड हुआ था अपार्थाइड रिजीम का, ठीक है, और जो बिगनिंग हुई थी यानी कि शुरुआत हुई थी, जो वो सोसाइटी थी काफ़ी कुछ झेल रही थी, उसका जो मतलब अपार्थाइड का एंड हो गया था और इस तरह की सोसाइटी बनकर सामने आई थी जो बिल्कुल भी डिस्क्रिमिनेट जिसमें नहीं देखने को अब मिलेगा। हर कोई फ्री होगा, सबको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट दिए जाएंगे और यही सबसे बड़ी ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट उन लोगों को मिली थी। तो देखिए यहाँ पर हमने वेरी शॉर्ट और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर को बहुत ही डिटेल में पढ़ लिया है। आई थिंक अभी आपका कोई भी डाउट चैप्टर को लेके नहीं होगा, क्योंकि ये चैप्टर जो है बच्चे कई बार छोड़ देते हैं कि चलो इसको हम स्किप कर देते हैं और बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं। आई होप आपने अगर ये पढ़ लिया होगा तो आप इजीली इसके क्वेश्चन आंसर को कर लेंगे। आपको चैप्टर जो है काफ़ी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अभी आप देखेंगे कि बहुत सारे लॉन्ग क्वेश्चंस, आई थिंक हमने यहाँ पर 10 लॉन्ग क्वेश्चंस लिए हैं। अगर आप इन सभी को बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं, आपको आने वाले एग्ज़ाम्स में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ पर मैं कुछ क्वेश्चंस आपको क्लियर करके बताऊंगी और कुछ क्वेश्चंस को आप खुद से समझने की, लिखने की कोशिश करेंगे, आंसर देने की कोशिश करेंगे। व्हाट डज नेल्सन मंडेला थिंक ऑफ अपार्थाइड? क्या समझते थे नेल्सन मंडेला, क्या सोचते थे अपार्थाइड के बारे में? तो देखिए नेल्सन मंडेला रिफर्स टू द अपार्थाइड पॉलिसी ऑफ द वाइट रेस अगेंस्ट द ब्लैक पीपल एज एन एक्स्ट्रा ऑर्डनरी ह्यूमन डिजास्टर। जैसे कि हम ऊपर से पढ़ते चले आ रहे थे, जो अपार्थाइड सिस्टम था, जो गोरे लोग थे उनकी जो सरकार थी, वो काले लोगों पर राज करते थे और इसे ही वो एन एक्स्ट्रा ऑर्डनरी ह्यूमन डिजास्टर कहकर बुलाते हैं। वाइट पीपल स्नैच फ्रीडम फ्रॉम द कलर्ड पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका टू whom द कंट्री बिलोंग। तो देखिए अब काले लोग भी उस कंट्री से बिलोंग करते थे, साउथ अफ्रीका से, और गोरे लोग भी वहीं से बिलोंग करते थे, लेकिन सरकार किसकी थी? वाइट पीपल्स की। और उन्होंने क्या किया? स्नैच मतलब उनकी जो काले लोग थे उनकी फ्रीडम को ख़त्म कर दिया था और ये काफ़ी समय तक चलता रहा। द ब्लैक पीपल वर सब्जेक्टेड टू ऑपरेशन फॉर लॉन्ग, काफ़ी दिनों तक उनका हनन किया गया, उनका दमन किया गया। दे वर नॉट इवन अलाउड टू डिस्चार्ज दियर ऑब्लिगेशन टू दियर ओन फैमिलीज, मतलब और तो और वो अपने परिवार का, अपने पारिवारिक कर्तव्य को भी नहीं पूरा कर पाते थे। जो उनकी कम्युनिटी थी, उनके समुदाय थे, उनकी कंट्री थी, वो उनके लिए अपना कोई भी कर्तव्य पूरा नहीं कर पाते थे। वाइट पीपल हैड नो कंपनसेशन for them and oppress their own people and put them in prison। तो देखिए अगर वो अपने लोगों के लिए, अपनी फैमिली के लिए कुछ करते थे तो उन्हें अप्रेस किया जाता था और उन्हें जेल के अंदर भी डाल दिया जाता था। इफ़ दे हैड सम फ्रीडम इट वाज कर्टल्ड, देखिए उनकी जो कुछ फ्रीडम थी उसे भी कर्टल कर दिया जाता था, कई बार उसको भी छीन लिया जाता था। द ब्लैक पीपल लिव इन लाइफ ऑफ ए स्लैव, तो देखिए दास की तरह, जैसे गुलाम होता है इस तरह का जो काले लोग थे वो जीवन जी रहे थे। दे वर सब्जेक्टेड टू अनटोल्ड मिजरीज एंड सफर्ड ऑपरेशन ऑफ द रॉस्ट काइंड, बहुत ही बुरी कंडीशन उनकी थी, ठीक है, बहुत दुख वो झेल रहे थे। मंडेला डिवोटेड हिज लाइफ टाइम फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ हिज पीपल, लेकिन जो मंडेला थे उन्होंने अपने जीवन में उन लोगों के लिए, उन लोगों का सुधार करने के लिए बहुत कुछ काम किए, काफ़ी स्ट्रगल किया और एट लास्ट क्या हुआ, उन्होंने अपनी गवर्नमेंट को बना लिया और उन्होंने एक ऐसी गवर्नमेंट बनाई जिसमें कोई भेदभाव नहीं था, जाति को लेकर, रंग को लेकर, किसी भी चीज़ को लेकर भेदभाव नहीं किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड मंडेला थिंक अबाउट द फ्रीडम फाइटर हु प्रोसीड हिम? तो देखिए जो नेल्सन मंडेला थे वो उन फ्रीडम फाइटर के बारे में क्या सोचते थे जो उनसे पहले के थे, मतलब उनसे पहले काफ़ी लोगों ने स्ट्रगल किया फ्रीडम के लिए, उनके बारे में वो क्या सोचते थे? मंडेला ऑलवेज सेड दैट द पॉलिटिकल फ्रीडम that they had achieved was the result of sacrifice made by thousands of black people before him। तो देखिए नेल्सन मंडेला ऐसा नहीं सोचते थे कि मतलब हमने स्ट्रगल किया तभी हमें फ्रीडम मिली। वो ये कहते थे कि ये जो रिज़ल्ट है ना, ये जो हमने हासिल किया है, ये किसका रिज़ल्ट है? ये रिज़ल्ट उन 1000 हीरोज़ का है, काले लोगों का है, जिन्होंने हमसे पहले फ्रीडम के लिए लड़ाई की। He said that
डियर डब्ट कुड नॉट बी रिपेड, वो कहते थे कि उनका जो कर्ज है ना हमारे ऊपर, जो उन्होंने फ्रीडम दिलाने के लिए किया है, उसे हम कभी चुका नहीं सकते। ही थॉट हिमसेल्फ as the sum of all those African patriots. He regretted that he could not thank them. He cursed the policy of apartheid that wounded the people of his country, which would take countries centuries to heal. तो देखिए वो ऐसा मानते थे कि मतलब हम वो खुद को उनसे जुड़ा हुआ समझते थे। जो अफ्रीकन पैट्रियट्स थे वो ये सोचते थे कि हम उन्हीं से जुड़े हुए हैं, और वो उन्हें इस चीज़ का पछतावा भी था कि वो उन्हें कभी भी थैंक नहीं कर सकते, क्योंकि वो लोग मर चुके थे, वो जा चुके थे। ठीक है, और देखिए आगे क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि मतलब ये जो अपार्थाइड सिस्टम था ना, इन्होंने हमें ऐसे जख्म दिए हैं जिनको भरने में सेंचुरीज लग जाएंगी। वो इतनी जल्दी हील होने वाले नहीं हैं, उन्हें हील होने में सेंचुरीज लग जाएंगी। ही ऑल्सो सेड दैट ऑपरेशन एंड ब्रूटलिटी ऑफ द वाइट पीपल प्रोड्यूस ग्रेट फ्रीडम, लाइक ओलिवर थैम्बो, वल्टर सिस्लू, ये बहुत सारे नाम यहाँ पर दिए गए हैं। ये कुछ फ्रीडम फाइटर थे, जैसे कि अपनी कंट्री में है सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, लाला लाजपत राय, और भी बहुत सारे ऐसे हैं। तो इसी तरह से वहाँ के ये फ्रीडम फाइटर्स यहाँ पर दिए गए हैं। तो देखिए वो कहते थे कि ये ही ऑल्सो सेड, उन्होंने कहा है कि ये जो ऑपरेशन हुआ, बर्टिलिटी हुई गोरे लोगों की, ठीक है, इन्होंने ही फ्रीडम फाइटर को जन्म दिया है। ऐसा नहीं है कि कोई ऐसे ही फ्रीडम फाइटर बन जाता है। अपनी कंट्री में भी ऐसा ही हुआ, जो ब्रिटिशर आए उन्होंने लोगों को दबाना शुरू कर दिया, उनके राइट्स जो है वो लेने शुरू कर दिए, उन पे कर लगाने शुरू कर दिए। तो इसकी वजह से बहुत सारे फ्रीडम फाइटर जो हैं, अब किसी को तो बोलना ही पड़ेगा, वो आकर सामने खड़े हुए। ऐसा ही बिल्कुल साउथ अफ्रीका में हुआ, ऐसे ही वो फ्रीडम फाइटर जो हैं वो आगे आए, उन्होंने बोलना शुरू किया। दे वर द मैन ऑफ करेज, विजडम एंड लार्ज हार्टेडनेस। दे रियली सफर्ड अ लॉट फॉर द पॉलिटिकल फ्रीडम ऑफ द कंट्री। तो देखिए आगे वो कहते हैं कि वो जो लोग थे जिनके इन्होंने यहाँ पर नाम दिए गए हैं, वो ऐसे इंसान थे जो बहुत साहसी थे, जो बहुत बुद्धिमानी थे, और उनका दिल बहुत बड़ा था। और वास्तव में वो कहते हैं कि उन्होंने वास्तव में इस पॉलिटिकल फ्रीडम फाइटर इस पॉलिटिकल फ्रीडम के लिए, अपनी देश की फ्रीडम के लिए उन्होंने बहुत कुछ सहा है, बहुत कुछ सफ़र किया है। What does Mandela mean when he says that the oppression and the oppressed like the rob their humanities? क्वेश्चन को आप खुद से पढ़ेंगे। डिस्क्राइब द ऑब्लिगेशन, यह भी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, डिस्क्राइब द ऑब्लिगेशन विच द ऑथर इज टेकिंग अबाउट एंड हिज फीलिंग फॉर देम। तो देखिए हमें उन दो ऑब्लिगेशंस को डिस्क्राइब करना है जिसके बारे में ऑथर बात करते हैं चैप्टर के अंदर, और उनकी फीलिंग क्या थी उनके लिए। ठीक है, ऑब्लिगेशंस के बारे में आप पढ़ ही चुके हैं। आपने जान लिया है कि फर्स्ट ऑब्लिगेशन वो अपनी फैमिली के लिए बताते हैं, और सेकंड ऑब्लिगेशन जो है वो अपनी कंट्री के लिए बताते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें इस क्वेश्चन के अंदर दी गई हैं। डिस्क्राइब द वैल्यू ऑफ द फ्रीडम फॉर द ग्रोथ ऑफ सिविलाइजेशन। ठीक है, डिस्क्राइब द वैल्यू ऑफ फ्रीडम, फ्रीडम की वैल्यू को डिस्क्राइब करना है किसी भी सिविलाइजेशन की ग्रोथ के लिए। ठीक है, everybody want to live free as freedom is natural and fundamental right of all living beings। तो देखिए हर कोई चाहता है कि उसे फ्रीडम मिले, ठीक है, और वो फ्रीडम जो है नेचुरल है, और ये हमारा फंडामेंटल राइट है हर लिविंग बीइंग का। द वैल्यूज ऑफ फ्रीडम इज बेटर नोन टू दैट ह्यूमन बीइंग हु हैज नॉट टेस्टेड इट टिल ही गेट्स इट। ठीक है, तो देखिए जो फ्रीडम की वैल्यू है वो इंसान उसकी वैल्यू तभी जान पाता है, ठीक है, हु हैज़ नॉट टेस्टेड इट, जब तक हम उसे टेस्ट नहीं करते हैं तब तक हम उसकी वैल्यू को नहीं जान सकते हैं। अ पर्सन हु इज चेंज विद द लिमिट्स एंड नॉट अलाउड टू परफॉर्म हिज ड्यूटीज फ्रीली वैल्यूज फ्रीडम मोर देन एनीवन एल्स। तो देखिए अगर कोई भी इंसान ऐसा हो कि उसे लिमिटेड फ्रीडम दी जाए, या जो उसके कर्तव्य है वो उन्हें ना कर पाए, तो तभी वो फ्रीडम के बारे में जान सकता है कि फ्रीडम क्या होती है। जो लोग फ्री होते हैं, जैसे कि अभी हम हैं, हमें नहीं पता है कि फ्रीडम की क्या वैल्यू होती है, लेकिन जिन लोगों ने हमसे पहले जिन लोगों ने इस चीज़ को सहा है, जो फ्री नहीं रहे हैं,
वो इस वैल्यू को अच्छे से जानते हैं कि कैसे उन्हें काम करने में, कैसे अपने परिवार को चलाने में, हर एक चीज़ के लिए उन्हें रोका जाए, तो वो लोग इसकी वैल्यू को अच्छे से जान पाएंगे। फॉर इंस्टेंस, यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी दिया गया है, द वैल्यू ऑफ फ्रीडम इज नॉन बेटर टू मंडेला हु रिमेन बिहाइंड द बार्स। तो देखिए नेल्सन मंडेला जो है ज़्यादा अच्छा एग्जाम्पल है इस चीज़ को समझने के लिए, क्योंकि उन्हें जो है सलाखों के पीछे रखा गया मोस्ट ऑफ हिज लाइफ, मतलब उनका अधिकतर जीवन जो है वो सलाखों के पीछे ही गुजरा है। थिंक अबाउट द बर्ड ऑफ or animal which is caged, as bird have a habit of living with full freedom, but in the case बर्ड आर नॉट फ्री एंड दियर कंडीशन आर वेरी पिटिएबल। मतलब एक बर्ड के का भी यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है जो फ्री रहना चाहते हैं, और अगर उन्हें केज के अंदर रख दिया जाए तो वो वैल्यू को जान पाएंगे, फ्रीडम की वैल्यू को वो अच्छी तरह से जान पाएंगे, क्योंकि उनकी कंडीशन जो है बहुत ख़राब होती है उस पिंजरे के अंदर। सिमिलरली लाइफ बिकम्स अ हेल इफ़ दे वर डिप्राइव द फ्रीडम। इसी तरह से अगर किसी इंसान की फ्रीडम को छीन लिया जाए तो वो उनका जीवन जो एक नर्क की तरह बन जाएगा। देयर इज़ नो ग्रोथ ऑफ सिविलाइजेशन इन बाउंड डेज एट इट ग्रोज ओनली वैन वन हैज़ फ्रीडम। मतलब सिविलाइजेशन की भी ग्रोथ नहीं हो सकती अगर किसी की फ्रीडम को छीन लिया जाए। सिमिलरली ह्यूमनिज्म ग्रोज इन द एटमोसफियर ऑफ फ्रीडम एंड रेस्पेक्ट। इसी तरह से ह्यूमनिज्म कब ग्रो करेगा? जब जो एटमोसफियर है वो फ्रीडम का हो, रेस्पेक्ट का हो, तभी ह्यूमनिज्म ग्रो कर सकता है। What was life for Mandela when he was a small boy? नेल्सन मंडेला के लिए लाइफ क्या थी जब वो एक छोटे लड़के हुआ करते थे? ड्यूरिंग चाइल्डहुड हिज लाइफ वाज केयर फ्री। जब वो एक छोटे बच्चे थे तो उनका जीवन क्या था? केयर फ्री था। उन्हें किसी भी चीज़ की चिंता नहीं थी, वो जानते ही नहीं थे कि उनके फ्रीडम को छीन लिया गया है। द मीनिंग ऑफ फ्रीडम फॉर मंडेला वाज क्वाइट सिंपल। ठीक है, तो जो फ्रीडम का मीनिंग था मंडेला के लिए वो बहुत ही सिंपल था, बहुत ही साधारण सा था। ही कॉन्सिडर इट टू बी फ्री टू रन इन द फील्ड। तो देखिए उनका मानना ये था कि वो फ्री हो फील्ड में रन करने के लिए, कहीं पर भी वो जा सकें। टू स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम, वो एक क्लियर स्ट्रीम में स्विम कर सकें। फ्री टू रोस्ट मीलीज एंड राइड द बोर्ड बैंक्स ऑफ स्लो मूविंग बुल्स। तो देखिए बस वो ये चाहते थे वो खुले में खाना बना सके, वो जहाँ पर भी जा सके वो घूम सके। मूविंग बुल मतलब वो किसी भी तरह से अपने जीवन को जी सके। व्हेन ही ग्रो अप his thoughts on freedom become more profound as he observed that his entire community। लेकिन जैसे ही वो बड़े होते हैं उनकी जो थिंकिंग थी फ्रीडम को लेकर वो थोड़ी बदल जाती है। जब वो क्या देखते हैं, वो ऑब्जर्व करते हैं कि उनकी जो पूरी कम्युनिटी है वाज डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट। तो देखिए उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है, उनका जो पूरा समुदाय है सबके साथ भेदभाव किया जा रहा है। ही सून रियलाइज दैट हिज बॉयहुड फ्रीडम वाज एन इल्यूजन। तो उन्हें रियलाइज होता है कि उनका जो बॉयहुड फ्रीडम है वो एक भ्रम की तरह है। ही बिकेम टू बिलीव दैट फ्रीडम हैड टू बी फॉर ऑल एंड नॉट ओनली फॉर हिम। तो उन्हें तब ये रियलाइज होता है, उन्हें विश्वास होता है कि फ्रीडम सबके लिए होनी चाहिए, लेकिन केवल एक अकेले उन्हीं के लिए नहीं, फ्रीडम सबके लिए होनी चाहिए। दस हिज थॉट्स एंड कन्विक्शन ग्रू एंड ही केम टू बिलीव दैट फ्रीडम वाज इंडिविजुअल एंड इन नेचुरल राइट ऑफ ह्यूमन बींग। तब उन्हें रियलाइज होता है, उन्हें विश्वास होता है कि जो फ्रीडम होती है ना, जो उनकी राइट है वो नेचुरल है हर एक ह्यूमन बीइंग के लिए। मतलब मेरे खुद के लिए नहीं, सोसाइटी में जितने भी लोग रहते हैं सबको फ्रीडम मिलनी चाहिए। दीज एक्सपीरियंस लेड टू जॉइनिंग द द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। और यही एक्सपीरियंस है जो उन्हें ज्वाइन करता है अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस के साथ। आगे कुछ और क्वेश्चंस भी यहाँ पर दिए गए हैं। 10 क्वेश्चन आपके सामने हैं, जो आगे हैं वो आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इतना सारा चैप्टर हमने पढ़ा है, चैप्टर को भी हमने डिटेल में पढ़ा है, उससे पहले भी हमने शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन पढ़े हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ हमने ज़्यादा पढ़े हैं। एक्सट्रैक्ट क्वेश्चन आंसर को भी पढ़ा है, क्योंकि ये हमारा रिविज़न बैच है और हम पूरे चैप्टर्स को अपने क्लियर करना चाहते हैं। आई थिंक आपको अच्छे से चैप्टर समझ में आया होगा, वीडियो अच्छी भी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगती है तो एक लाइक ज़रूर किया करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है और आगे की वीडियो हम अच्छे से बनाने के लिए आपके लिए कोशिश करते हैं। और आगे ही कुछ और वीडियोस में अपने चैप्टर को हम क्लियर करेंगे। आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में।
तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।